अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। आपको हम खुशामदीद कहते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज लाइक करें और हमारे ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, कर्ज एक ऐसा पंजा है, एक ऐसा शिकंजा है कि जिसमें अगर कोई आ जाए तो फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुराने दौर में बनिए हुआ करते थे। बनिए क्या करते थे, अपने गांव में जितने भी किसान हुआ करते थे उनको पैसे देकर, कर्जा देकर सूद पे, और उनकी ज़मीन रहन रख लिया करते थे। और फिर वो आ गए उसके शिकंजे में। उसके बाद उम्र भर वो कर्जा उतारता रहता था किसान, लेकिन वो सिर्फ सारे के सारे पैसे सूद में चले जाते थे। असल कर्जा वहीं का वहीं रह जाता था। ये वही सिस्टम है, लेकिन अब इसको थोड़ा मॉडर्नाइज्ड कर दिया गया है और इसके बाकायदा इदारे बन गए हैं और इनकी ड्रेसिंग चेंज हो गई है, इनके इक्विपमेंट चेंज हो गए हैं। यानी जैसे बनिया बैठा करता था एक अपना संदूक लेकर सामने, और सारा दिन उसका यही काम होता था, वहीं बैठा रहता था और लोग आते थे उससे कर्जे लेते थे और कर्जा यानी जो भी किस्तें या सूद वगैरह उतारा करते थे। अब ये IMF, वर्ल्ड बैंक की सूरत में आ गए हैं। औलिया मकबूल साहब फरमाते हैं, शहबाज शरीफ IMF के शिकंजे का रोना रोते हैं, लेकिन हुकूमती अयाशों का आलम यह है कि 87 अरब MNA फंड में रिलीज कर दिए गए हैं और रिश्वतखोर मीडिया के लिए 2 अरब के इश्तिहारात के लिए भी रखे गए हैं। ये है इस गरीब और मकरूस कौम की शाह खर्च हुकूमत। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि 70 लाख का कर्जा लेकर वाशिंगटन में पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत की आराइश व तज़य्युन की गई और उसके बाद उसको 68 लाख डॉलर में बेचने का फैसला कर दिया गया। यानी आप एक अकल का तकाजा देखें। इस वक्त आप बारहा ये अपने आके बयानात देते हैं कि हुकूमत के पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन आराइश के लिए 70 लाख डॉलर उधार लिए जा रहे हैं, और वो भी उस बिल्डिंग के लिए कि जिसकी आराइश में 2 से 3 महीने लगे, और 2 से 3 महीने के बाद अब आप उसको 68 लाख में बेच रहे हैं। आपने इस कौम को बिल्कुल पागल समझा हुआ है, बेवकूफ़ समझा हुआ है। हम बिल्कुल यानी बाकायदा कोई बेवकूफ़ कौम है या अवाम है जिसको आप हैं कि बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। यानी आपका इरादा वहीं पे ही हो गया था कि इस इमारत को बेचना है और हम ही ने ख़रीदना है। हम ही ने ख़रीदना है तो क्यों ना ये भी 70 लाख हुकूमत के मत्थे डालकर और आप इसकी आराइश व तज़य्युन करके और उसके बाद इसको 68 लाख यानी 2 लाख डॉलर कम में ख़रीद लें। क्या अक्लमंदी है। यानी एक छोटा सा बच्चा भी मैंने देखा है, वो टॉफ़ी लाता है, 1 रुपए की लाएगा और कोई इससे ख़रीदेगा तो उसको भी 1.5 रुपए की बेचता है। और आप देखें कि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो छोड़ ही दें, 70 लाख डॉलर का कर्जा अलग और बेच कितने की रहे, 68 लाख की। जनाब, हकीकत टीवी वाला एक अपना बयान देता है कि तारीख में याद रखा जाएगा जब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था तो मीडिया हिदायत लेकर कौम को घड़ी के पीछे लगा रहा था। पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल बिका हुआ है। कितने दिनों से मैं इस बात का रोना रो रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का मुजरिम बन चुका है। यानी इनको कोई इशू नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक घड़ी का इशू दिखाई देता है जिस पे कि 24 घंटे बोल रहे होते हैं। जबकि एक सिंपली यही इशू आप देख लें कि कितना बड़ा है कि 70 लाख डॉलर आपने कर्जा लेकर आराइश करके और 68 लाख डॉलर का बेच रहे हैं, और इस पे मंजूरी भी दे दी है। हालांकि पूरी काबीना ने मुखालफत की है इस चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद मंजूरी दे दी है। एक जो इनके बायर हैं उनका भी एक बयान आ गया कि 12 मिलियन डॉलर यानी 120 लाख डॉलर में मैं ख़रीदार हूँ इस बिल्डिंग का, मुझे दी जाए, लेकिन उसको नहीं देंगे। ये देंगे 68 लाख डॉलर में अपने आप को। सामने कोई भी होगा, पीछे यही लोग हैं। हुकूमत में इस वक्त अंदर खुद से बहुत धड़े बन चुके हैं और आपस में झगड़े शुरू हो चुके हैं सिर्फ माल पे। अक्सर आपने सुना होगा कि जब
डकैत डाका डाल के लाते हैं और डाका जब बटने लगता है तो उस बटने पे लड़ाई शुरू हो जाती है। इस वक्त रेकोडेक का मामला बहुत संगीनी इख्तियार कर गया है। नज़ीर लगारी साहब फरमाते हैं कि रेकोडेक मुआहिदा इंतहाई ख़तरनाक है। यहाँ से सोना नहीं निकाला जाएगा, बल्कि बाज़ ज़राए ये बता रहे हैं कि एक ख़ास टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस पूरी पहाड़ी सिलसिले को यहाँ से बाहर मुंतकिल कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ मौजूद सोने के अलावा खरबों की दूसरी कीमती धातें भी मुआहिदा करने वाला कंसोर्शियम ले जाए। ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? वैसे खैर टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, पॉसिबल हो भी सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या पता पॉसिबल हो। अब नज़ीर लगारी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही लेवल के जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो शायद उनके इंफॉर्मेशन में ये बात हो, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है और बड़ी ही ख़तरनाक बात है, जैसा कि वो खुद बता रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैसेज पहुंचा दिया गया है और चारों तरफ ये बात चल रही है। तकरीबन तमाम सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं और ये बात शुरू होती है नजम सेठी साहब से। नजम सेठी साहब ने बयान दिया कि मेरी बात याद रखें, अगर इमरान खान ने असेंबलियाँ तहलील कर दी तो नाअहल हो जाएंगे और हो सकता है गिरफ्तार भी हो जाएं। फिर अवाम में पैगाम जाएगा, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। क्यों अवाम में ये पैगाम भी नहीं जाना चाहिए? यानी कोई खिलाफ है लेकिन ये पैगाम नहीं जाना चाहिए। वैसे एक बात है कि सवाल इस वक्त तकरीबन सब कर रहे हैं कि ये पैगाम पहुंचाया किसने है, वो कौन है जो इस तरह के पैगामात अभी भी पहुंचा रहा है। सवाल तो बनता है, अब कोई जवाब दे न दे वो उनकी मर्जी है, लेकिन सवाल बनता है। नजम सेठी साहब अपने एक दूसरे बयान में कहते हैं कि इमरान खान वफाक को कह रहे हैं असेंबली तहलील करने से प्लीज रोक लें मुझे। वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं तो ये मुल्क के हक में बेहतर नहीं कह रहे कि आप असेंबलियां तहलील करने से रोक लें ताकि इलेक्शन में ना जाना पड़े। मुल्क के हालात इस वक्त वैसे ही बहुत नाजुक चल रहे हैं और ये एक तरह का एक और बहरान खड़ा हो जाएगा और इससे मजीद मुल्क के हालात नाजुक होंगे। तो इसमें गलत क्या है नजम सेठी साहब? आप इसको इस तरह से बयान कर रहे हैं कि वो तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरी हुकूमत बचा लो, जबकि आप भी जानते हैं कि इस वक्त अगर री इलेक्शन हुए तो कौन हुकूमत बनाएगा और कौन ज़्यादा सीटें लेगा। इमरान खान साहब फरमाते हैं ये सोचना कि सुपर पावर नाराज ना हो जाए, खौफ में रहेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। खौफ में रहने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी तरक्की नहीं करता। और शायद यही वजह है कि हम पहले बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, जो कि हमसे बाद में यानी 1971 में टूट के अलग हुआ, अब हम उससे भी पीछे हैं। और तकरीबन अगर हम देखते हैं कि तालिबान की हुकूमत को आए 2 साल 2.5 साल हुए हैं और अब हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। अफ़गानिस्तान का एक जो उनकी करेंसी है उसका 1 यूनिट पाकिस्तानी 2.5 रुपये या उससे थोड़ा सा ज़्यादा में आ रहे हैं। कैसे हालात बना दिए हैं आपने हमारे। और जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं तो बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ वापस आने के लिए पर तोल रहा है। नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बना हुआ है कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, इमरान खान साहब कहते हैं। वो अपने आप को वैसे भी कोई बड़ा सियासतदान समझते हैं, हालांकि हैं नहीं, क्योंकि भागने वाला कभी सियासतदान बन सकता है क्या? यानी वो उनका साफ लफ्ज़ों में बयान आ गया है कि अगर मेरी जान को ख़तरा लाहक ना होता तो मैं पाकिस्तान आ जाता, जबकि उसके कंपेयर में इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मेरी जान को ख़तरा जो लाहक है वो मेरे पैरों की जंजीर नहीं बन सकता कि मैं मुल्क को छोड़ के भाग जाऊं। कितना फ़र्क है दोनों लीडरों में। एक खबर चल रही है इस वक्त जिसकी तस्दीक होना अभी थोड़ी सी बाकी है। शाहीन साहिबाई साहब फरमाते हैं कि न्यूयॉर्क में खबरें हैं
बिलावल और भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम दुबई से एक ही जहाज में इमारात एयरलाइन से सुबह 8:30 बजे यूएस पहुंचे। 15 घंटे साथ बैठे और क्या बातें की कोई नहीं बता रहा। अब ये तो नहीं हो सकता हाथ भी न मिलाया हो। भारत पाकिस्तान में धमाके कर रहा है और बिलावल क्वेश्चन मार्क है। ऐसी बातें वैसे भी ये लोग छुपा के रखते हैं क्योंकि इनकी अंदरूनी डीलें चल रही होती हैं नून लीग की या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इनके बिजनेसेस इंडिया में हैं और इनके बिजनेसेस इंडिया से बहुत ताल्लुक भी रखते हैं, भले वो किसी भी मुल्क में क्यों ना हो। चीफ जस्टिस साहब ने एक कन्फेशन कहें इसको या क्या कहें, लेकिन एक बयान दिया है कि सियासी मुदाखलत की वजह से इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को मुकदमे के लिए हुक्म देना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन अब इसको कहेंगे क्या कि आपकी हुक्मरानी, यानी जुडिशल हुक्मरानी कह सकते हैं हम इनको, कि आपकी हुक्मरानी में एक मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा है और आपके हुक्म देने के बाद भी क्या मुकदमा दर्ज हुआ कि पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी मर्जी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर में जाते जाते कुछ छोटी सी खबरें शामिल करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि गैस लोड मैनेजमेंट प्लान में घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जाए, वजीर आजम की हिदायत। फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में कुल 859 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों से पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों, खैबर पख्तूनख्वा की 115 नशिस्तों, सिंध असम्बली की 26 और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तों, यानी कुल मिला के 563 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे और ये बनते हैं तकरीबन 66%। 859 का 66% ये बनते हैं और आप सोचिए कि 66% इलाकों में बाय इलेक्शन होंगे, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें और उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।